हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी फैमिली द ज्ञानपीठ में। आज हम स्टडी करेंगे फेजेज ऑफ एम फेज के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एम फेज के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी कर ली थी। आज हम एम फेज के सब फेजेस क्या होते हैं उसकी स्टडी करेंगे, साइटोकाइनेसिस की स्टडी करेंगे एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एम फेज होता है उसका सबसे पहला फेज क्या होता है? प्रोफेज। प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेप क्या होता है? प्रोफेज। हम कैसे पहचानते हैं कि जो ये स्टेज है वो प्रोफेज है? तो चलिए इसको हम देखते हैं। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। जो क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं एम फेज में एंट्री करने से पहले वो कैसे होते हैं? टैंगल्ड होते हैं, एक दूसरे में लिपटे हुए होते हैं, उलझे हुए होते हैं, धागेनुमा संरचना पाई जाती है, इसे क्रोमैटिन कहते हैं। ये क्रोमैटिन एक दूसरे में टैंगल्ड फॉर्म में इंटरविंग रहते हैं। अब जब ये क्रोमोसोम्स जो होता है, ये जो सेल होता है एम फेज में जब एंट्री करता है तो एम फेज का सबसे पहला स्टेज क्या है? प्रोफेज। तो प्रोफेज में जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो क्या होता है? धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अब एक इस स्ट्रक्चर लेना स्टार्ट कर देगा, क्रोमोसोम्स की तरह दिखाई देने। जो क्रोमैटिन है वो धीरे धीरे अब क्या होगा? क्रोमैटिन्स कंडेंस होंगे और कंडेंस होंगे क्रोमोसोम्स बनाएंगे। ठीक है, तो इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल किसमें स्टार्ट होता है? प्रोफेज में। अर्ली प्रोफेज की बात करें तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये क्या है? ये जो है आपके क्रोमोसोमल मटेरियल है जो टैंगल फॉर्म में दिख रहे हैं। ये अब जब प्रोफेज धीरे धीरे आगे बढ़ेगा प्रोफेज, तो उसमें धीरे धीरे जो है ये कंडेंस होते जाएंगे और एक विजिबल स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से हमको दिखाई देने लगेंगे, जो अब अलग अलग हो जाएंगे और कंडेंस हो जाएंगे। प्रोफेज में क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग अपोजिट पोल्स। होता क्या है? जो सेंट्रियोल एस फेज के दौरान डुप्लीकेट हुई रहती है वो सेंट्रियोल अब अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। किस फेज में? प्रोफेज में। तो प्रोफेज में क्या क्या चीजें होती हैं? क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन होता है। जो सेंट्रियोल है वो क्या करती है? अपोजिट पोल की तरफ मूव करती है और जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगता है। एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड द न्यूक्लियोलस डिसअपियर। प्रोफेज के अंत में क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं। क्योंकि हमें स्टडी किस पे करनी है? क्रोमोसोम्स पे स्टडी करनी है, तो बाकी सारी चीजें डिसअपियर हो जाती हैं, सिर्फ क्रोमोसोमल मटेरियल बचता है। नेक्स्ट, जब ये लेट प्रोफेज की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे दिख रहे हैं? एक स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है, कंडेंस फॉर्म में दिख रहा है, एक दूसरे के ऊपर अलाइन है। अब जब हम जो सेल होती है प्रोफेज के बाद किस में एंट्री करेगी? मेटाफेज में एंट्री करेगी। मेटाफेज में क्या होता है? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुई थी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से क्या हो जाती है? डिसइंटीग्रेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल कंप्लीटेड। जो क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ रहता है वो कंडेंसेशन क्या हो जाता है? इसमें आगे कंप्लीट हो जाता है। जो क्रोमोसोम्स है वो पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से हमको माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होते हैं? विजिबल होते हैं। उनके मार्फोलॉजी हमको दिखती है कि ये किस शेप के होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक इनके कई शेप होते हैं, जैसे कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो किस शेप का है, क्या मॉर्फोलॉजी है क्रोमोसोम्स की, वो हमको किस फेज में दिखती है? मेटाफेज में दिखती है। मेटाफेज को एम से मेटाफेज होता है और एम से मॉर्फोलॉजी होती है। तो अगर एग्जाम में आता है कि क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी की स्टडी हम किस फेज में करते हैं तो क्या बोलेंगे? मेटाफेज में। ओनली वन मेटाफेजिक प्लेट फॉर्म्ड। होता क्या है? इस फेज में सिंगल मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। आगे हम पढ़ेंगे मियोसिस डिवीजन, उसमें हम पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के। जो मेटाफेज फर्स्ट होता है उसमें क्या होता है? डबल मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो माइटोटिक डिवीजन का मेटाफेज होता है और मियोसिस सेकेंड का मेटाफेज होता है उसमें सिंगल मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है।
इसमें इसका और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था काइनेटोकोर क्या होता है। काइनेटोकोर जो होता है एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन का बना होता है और वो साइट होता है अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम्स को अटैचमेंट कौन करवाता है, काइनेटोकोर करवाता है। तो ये किस फेज में होता है, मेटाफेज में होता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स क्लियरली सीन। तो मेटाफेज में होता क्या है कि जो प्रोफेज के दौरान जो क्रोमोसोम्स कंडेंस हो रहे थे वो पूरे सेल में कैसे होते हैं, पूरे सेल में फैले होते हैं। जब मेटाफेज में एंट्री करते हैं तो वो धीरे धीरे जो चारों तरफ फैले हुए क्रोमोसोम्स होते हैं वो धीरे धीरे कहाँ, एक प्लेट, एक इक्वेटर, जो इक्वेटर है सेल का, बीचों बीच में आके इकट्ठा हो जाते हैं, एक लाइन में इकट्ठा होते हैं। तो जो लाइन बनती है एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं या मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। से क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। मेटाफेजिक प्लेट क्या होती है, साइट ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। इसी प्लेट पे जो सारे क्रोमोसोम्स हैं जो पूरे सेल में फैले हुए थे वो आके क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है, या तो क्या कहा जाता है, इक्वेटोरियल प्लेट कहा जाता है। तो मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गई, क्रोमोसोमल मटेरियल पूरी तरीके से कंडेंस है, इनकी मॉर्फोलॉजी सीन हो रही है। जो क्रोमोसोम्स हैं वो किससे अटैच हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर से, और किसके द्वारा अटैच हो रहे हैं, काइनेटिक कोर के द्वारा अटैच हो रहे हैं। और एक सिंगल मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि जो सारे क्रोमोसोम्स हैं वो सेल में चारों तरफ से आके एक इक्वेटोरियल लाइन पे क्या हो रहे हैं, अरेंज हो जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज की हम बात करें तो एनाफेज। मेटाफेज के बाद सेल किस में एंट्री करती है, एनाफेज में एंट्री करती है। एनाफेज, ए से एनाफेज है, ए से हम क्रोमोसोम्स की एनाटॉमी भी स्टडी करते हैं, किसमें, एनाफेज में। चलिए इसके हम फीचर देखते हैं क्या है। सेंट्रियोल स्प्लिट एंड सेपरेट सिस्टर क्रोमैटिड्स। इस फेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स आके मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन है, अब क्या होगा, उनके जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर मतलब जिससे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं वो अटैच होती हैं, तो वो जो सेंट्रोमियर है वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाएगा। सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा बीच से। जैसे कि ये है आपका सेंट्रोमियर, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स बीच से जो ये सेंट्रोमियर है क्या कर जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो गई, सेपरेट हो गई। तो वही कह रहा है कि एनाफेज स्टेज में क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है। डॉटर क्रोमोसोम्स मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल। जो स्प्लिट करने के बाद जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करती हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करती हैं, क्योंकि मेटाफेज में क्या है, वो बीचों बीच में आके प्रेजेंट है। जब सेंट्रोमियर टूट जाता है तो ये जो क्रोमैटिड्स होती हैं क्या हो जाती हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगती हैं। क्लियर है। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, और मूव जब करती हैं ये अपोजिट पोल्स की तरफ, तब इसमें एक चीज और देखने लायक चीज है कि जो क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर होता है उसका डायरेक्शन किधर होता है, पोल की तरफ होता है, अपोजिट पोल्स की तरफ। इधर देखिए इसमें भी अपोजिट पोल्स की तरफ इसका डायरेक्शन है और यहाँ पे भी। और जो क्रोमैटिड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पीछे की तरफ होती हैं। क्लियर है। क्या कह रहा है कि जब स्प्लिट करती हैं सेंट्रोमियर बीचों बीच से तो वो अपोजिट पोल किस तरफ मूव करती हैं, अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हुए जो सेंट्रोमियर का डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, पोल्स की तरफ होता है, और जो क्रोमैटिड्स की आर्म होती हैं वो पीछे की तरफ होती हैं। तो यहां तक बात आपको समझ में आई होगी इस एनाफेज की जब हमने स्टडी की। मेटाफेज का एक और कैरेक्टर होता है, जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर बने होते हैं। अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स होता है वो कितने क्रोमैटिड से मिलकर बना होता है, तो दो क्रोमैटिड से। देखिए यहाँ पे कैसे मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स कैसा दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। एक सिस्टर क्रोमैटिड ये हो गया और एक सिस्टर क्रोमैटिड ये हो गया। तो जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसने क्रोमैटिड से मिलकर बने होते हैं, दो सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर बने होते हैं। और जब ये एनाफेज में एंट्री करते हैं तो यही जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं और जो क्रोमोसोम्स है सेपरेट होके दो क्रोमैटिड्स बना लेता है। फिर जब एनाफेज के बाद सेल किस में एंट्री करेगी, टीलोफेज में। टीलोफेज जो होता है वो कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेज होता है।
टीलोफेज क्या है? कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेज होता है। क्या है? फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन का लास्ट स्टेज कौन होता है? टीलोफेज। इसमें क्या होती है? क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट पोल्स एंड लॉस्ट देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट पार्टिकल। इनकी जो आइडेंटिटी है, ये डिस्क्रीट पार्टिकल अलग अलग थे, अलग अलग दिखाई दे रहे थे, ये अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। अब क्या हो जाते हैं? एक ही में गुच्छे के फॉर्म में, क्लस्टर के फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं। इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स नो लॉन्गर बी सीन। जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स है अब दिखाई नहीं देता है। अब जो क्रोमोसोम्स है किस रूप में दिखाई देंगे? क्लस्टर के फॉर्म में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप अराउंड डॉटर न्यूक्लियाई। जो डॉटर न्यूक्लियाई होती है उसके चारों तरफ क्या दिखाई देने लगता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गई थी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब क्या हो गई? फिर से रीअपियर हो जाती है, जो डॉटर न्यूक्लियाई बन चुकी हैं उनकी तरफ। न्यूक्लियोलस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, जो डिसअपियर हो गई थी, वो क्या हो जाएगी? रीअपियर हो जाएगी। किसमें? टीलोफेज में। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है? डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई। और ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है ना, इसके चारों तरफ क्या बन गया? फिर से न्यूक्लियर एनवलप। तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर। क्या हो जाएगा? रीअपियर। क्लियर है? तो टीलोफेज स्टेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्लस्टर के फॉर्म में हो जाते हैं, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स अब दिखाई नहीं देते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गई थी वो डॉटर न्यूक्लियाई के चारों तरफ फिर से रीअपियर हो जाती है। और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गए तो फिर से क्या हो जाते हैं? रीअपियर हो जाते हैं। इसके बाद जो सेल है वो किस स्टेज में जाती है? साइटोकाइनेसिस। यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब सेल किस में एंट्री करेगी? साइटोकाइनेसिस, यानी कि अब सेल डिवाइड करेगा। तो चलिए साइटोकाइनेसिस देखते हैं। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? साइटो मतलब सेल होता है, काइनेसिस मतलब डिवाइड करना। तो सेल क्या कर जाएगी? खुद ही डिवाइड कर जाएगी। सेल जो डिवाइड करती है, साइटोकाइनेसिस भी दो तरीके का होता है। एनिमल्स में अलग होता है और प्लांट्स में अलग होता है। अब एनिमल्स और प्लांट्स में अलग क्यों होता है ये भी हम जान सकते हैं। एनिमल्स में अलग क्यों होता है? क्योंकि एनिमल्स का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है? सबसे सेल का आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वहीं पे अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट का सबसे आउटर क्या होता है? सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की वजह से इनमें जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, वो भी दो अलग अलग तरीके से होता है। कैसे? एनिमल्स में जो डिवीजन होता है वो सेंट्रीपिटल होता है। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जब सेंटर की तरफ मूव करती है तो उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल कहते हैं। तो सेल डिवाइड बाय फरो फॉर्मेशन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है? बीचों बीच में धंसने लगती है, डिपेंस होती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? अब अंदर की तरफ धंस रही तो इसे सेंट्रीपिटल कहते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंस रही होती है तो उसे क्या कहते हैं? फरो कहते हैं। फरो जो होता है इनवर्ड मूव कर रहा होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसती है तो धीरे धीरे ये एकदम अंदर की तरफ धंस जाती है और जो सेल है दो बराबर भागों में डिवाइड होके क्या बना लेती है? डॉटर सेल बना लेती है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम देखें प्लांट की, तो प्लांट में जो डिवीजन होता है कैसा होता है? सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन होता है। सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है वो बाहर की तरफ ग्रो कर रहा होता है, और जब कोई भी चीज बाहर की तरफ मूव करता है तो उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। सेल डिवाइड बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। इसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। होता क्या है कि जो सेल वॉल होती है, जब इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी कॉम्प्लेक्स टूटते हैं तो उनके जो फ्रेगमेंट होते हैं वो सेल के बीचों बीच में क्या होते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? सेल प्लेट कहते हैं। जो सेल प्लेट होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? मिडिल लैमिला को रिप्रेजेंट करती है। मिडिल लैमिला क्या होता है? मिडिल लैमिला एक स्ट्रक्चर होता है जो दो अगल बगल की सेल को क्या करती है? नेबरिंग सेल को जोड़ने का काम करती है, एक सब्सटेंस को ट्रांसफर करने में मदद करती है। तो ये जो सेल प्लेट होता है किसको रिप्रेजेंट करता है? मिडिल लैमिला को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है ये बाहर की तरफ ग्रो करते हैं और फिर
डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बना लेते हैं। इस तरीके से हमने साइटोकाइनेसिस देख लिया। ठीक है, अब आगे हम क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस। इसके पहले हम एक चीज देखते हैं कि अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तब क्या होता है। तो कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस तो डिवाइड कर दिया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, सेल डिवाइड नहीं किया, तो एक कंडीशन अराइज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। यानी कि एक ही सेल में बार बार न्यूक्लियर डिवीजन हुआ लेकिन सेल डिवीजन नहीं हुआ, सेल डिवाइड नहीं हुआ, तो एक सेल के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएंगे और एक सेल के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएंगे तो उसे क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहते हैं। ये क्या होता है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस की वजह से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन का मतलब आता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, सिंसाइटियम। सिंसाइटियम इन लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट होता है, कोकोनट के अंदर क्या पाया जाता है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म पाया जाता है। और जो ये फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है ये किसका एग्जांपल है, सिंसाइटियम का एग्जांपल है। यानी कि इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, बार बार न्यूक्लियस डिवीजन होता है और एक ही सेल के अंदर एक साथ ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में मदद करता है। दूसरा, करेक्ट इंजरी। ये क्या करता है, इंजरी को करेक्ट करता है। रिप्लेस्ड ओल्ड और डेड सेल। ओल्ड या डेड सेल को रिप्लेस करके अगर हमारे बॉडी में कहीं पे इंजरी हो जाती है तो कौन उसको सही करता है, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू वो सही हो जाता है। ये क्या करता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करता है। जब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, न्यूक्लियस जो होता है फंक्शनिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो सेल क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, डिवाइड करके 2 भागों में बढ़ जाती है। फिर इन प्लांट के अंदर कंटिन्यूअस डिवीजन अकर्स इन मेरिस्टेमेटिक सेल। प्लांट के अंदर क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम, इसमें कंटिन्यूअस माइटोसिस डिवीजन होता है जिसके थ्रू प्लांट का जो ग्रोथ कैसा होता है, इनडेफिनिट ग्रोथ होता है। कैसा ग्रोथ होता है, इनडेफिनिट ग्रोथ। यानी कि प्लांट जो होती है पूरे लाइफ टाइम ग्रोथ करती रहती है। किसकी वजह से, कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक सेल। आगे हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल। इसका सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का, कि जो ये डॉटर सेल का प्रोडक्शन करती है वो कैसी होती है, आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल। यानी कि जैसा जेनेटिक मटेरियल मदर के अंदर होता है, सेम जेनेटिक मटेरियल किसमें होता है, डॉटर के अंदर भी होता है। हेंस इक्वेशनल डिवीजन, इसीलिए हम इस डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें कि ये क्या है, एक मदर सेल है। मदर सेल का डीएनए कंटेंट 2C है और क्रोमोजोम्स क्या है, डिप्लॉयड क्रोमोजोम्स है। अगर ये मदर सेल एंट्री करेगी किसमें, एस फेज में। एस फेज में जाने के बाद आपको पता है डीएनए पर सेल डबल हो जाता है, क्रोमोजोम्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो डीएनए क्या हो जाएगा 4C, क्रोमोजोम्स 2N ही रहेगा। फिर ये मदर सेल जब डिवाइड करेगी आफ्टर माइटोसिस, 2 डॉटर सेल का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। लेकिन जो डॉटर सेल बनी है ना वो अपनी मदर के जैसे सेम ऐसे जो उसकी मदर थी, डीएनए 2C, डीएनए कंटेंट 2C रहेगा और क्रोमोजोम जो होंगे वो डिप्लॉयड होंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि जो डॉटर होती है एग्जैक्ट होती है कैसे, अपनी मदर की तरह। इसीलिए इस डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इस तरह आज हमने माइटोसिस के बारे में पूरी स्टडी कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।